बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन सिलसिले में आज हम जिस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो है CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज के इस एपिसोड में हम इस सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कुछ 60 के करीब क्वेश्चन जो है उनको रिव्यू किया जाए ताकि एटलीस्ट आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ सेक्शन के हवाले से। ठीक है, सो इफ यू आर रेडी, आई एम प्रिपेयर्ड, let's dive in. क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following is not a phase of machine learning? हमारे पास मशीन लर्निंग की 3 फेजेस होती हैं, एक ट्रेनिंग, एक वैलिडेशन, एक एप्लीकेशन। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, मॉडल को इनपुट प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस आउटपुट भी प्रोवाइड करते हैं, यानी किस पर्टिकुलर इनपुट के लिए क्या आउटपुट हो सकती है, राइट। उसके बाद फिर मॉडल को हम वैलिडेट करते हैं, यानी चेक करते हैं कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद फिर जो ट्रेनिंग और वैलिडेशन के बाद जो एप्लीकेशन का फेज आता है उसमें हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हमने की हैं इसको हम नई सिचुएशंस के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, नए सिनेरियोज के लिए और फ्यूचर प्रेडिक्शंस वगैरह के लिए। तो गिवन ऑप्शंस में से जो बाकी हैं ट्रेनिंग, वैलिडेशन और एप्लीकेशन, ये बिल्कुल ठीक है। स्केड्यूलिंग जो है ये ऑप्शन ये मशीन लर्निंग में नहीं होती, तो इसको हम यहाँ से रूल आउट कर रहे हैं और यही हमारी डिजायर्ड ऑप्शन भी बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन एरियाज माइट एन एक्सपर्ट सिस्टम बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मैलफंक्शन पॉइंट्स एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स। अच्छा, पहली बात तो हमें ये देखनी है कि हमने यूज करना है एक्सपर्ट सिस्टम का, यानी उनकी एप्लीकेशन हम देख रहे हैं और वो एप्लीकेशन इस तरह से है कि कोई एरियाज हैं जो मैल फंक्शन कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई भी करना है और सजेस्ट करना है कुछ करेक्टिव एक्शंस। ये दोनों चीजों को आपने ध्यान में रखना है। आंसर ऑप्शंस में अगर आप देखें तो मैल फंक्शन जो पॉइंट्स हैं या वो चीजें जो खराब हैं उनको कौन डिटेक्ट कर सकता है या कौन पता लगा सकता है या किस प्रोसेस में वो पता लगेंगे, यकीनन डायग्नोस्टिक्स में या डायग्नोसिस में। और जो वो पॉइंट्स गलत हैं, खराब हैं, उनको जो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो कैसे दिए जा सकते हैं, यकीनन जैसे कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है या कोई चीज रेकमेंड करता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स पोजेस्ड बाय एन एक्सपर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर हो सकता है, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम स्ट्रक्चर। दो चीजें जरा ज़हन में लाइए, एक तो ये है कि एक्सपर्ट सिस्टम जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं और कौन सा ह्यूमन एक्सपर्ट एलिमेंट जो है वो हम यूज करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक्सपर्ट सिस्टम का, ठीक है। इसमें जो बुनियादी चीज है ना वो ये वाली है जिसको हम कहते हैं नॉलेज बेस। इस नॉलेज बेस के अंदर जो हमारे ह्यूमन एक्सपर्ट होते हैं या इंसानी माहिर होते हैं, जो उनके पास इल्म होता है, जो तजुर्बा होता है, जो एक्सपर्टीज होती हैं, वो सारी हम आप समझ लीजिए एक्वायर करते हैं या उनसे लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने इस नॉलेज बेस में डाल देते हैं। तो असल में हम इस नॉलेज बेस को या जो कंप्यूटराइज्ड नॉलेज बेस है इसको मुतबादल बनाते हैं, अल्टरनेट बनाते हैं जो इंसान के पास तजुर्बा होता है, मुशाहिदा होता है या उसने इल्म सीखा होता है थ्रू द लाइफ, ठीक है, एकेडमिकली या फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में। तो असल में हम ये ह्यूमन एक्सपर्ट की ये जो नॉलेज है ये चीजें गेन कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस, जिनको हम कंप्यूटराइज्ड नॉलेज बेस में कन्वर्ट करते हैं या वो सारा नॉलेज आर्काइव करके वहां डालते हैं। अब जरा क्विकली ऑप्शंस को देखिएगा तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो क्लियरली स्टैंड आउट कर रही है, ठीक है, कि एक ह्यूमन एक्सपर्ट का हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हैं और कुछ केस फैक्ट्स लेते हैं, फिर उसकी रीजनिंग एबिलिटी लेते हैं कि इंसान कैसे चीजों को रीजन करता है, ठीक है, कैसे उसके ऊपर आर्ग्यू करता है, डिबेट करता है, सोचने समझने की सलाहियत कैसे है उसकी, और ये सारा सिलसिला है किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो ए ऑप्शन जहां से हमारी करेक्ट है। 4 देखिएगा, इन एन एक्सपर्ट सिस्टम द नॉलेज बेस प्राइमरीली कंटेन्स। एक्सपर्ट सिस्टम में जो नॉलेज बेस है उसमें क्या चीज होती है। तो अभी बात हो रही है कि जी नॉलेज बेस जो कंप्यूटराइज है वो या एआई के टर्म्स में जो नॉलेज बेस होगा उसमें क्या चीजें होंगी, यकीनन डोमेन नॉलेज होगा, वो इंजीनियरिंग है, वो मेडिसिन है, वो फार्मास्यूटिकल है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी चीज है, किसी भी डोमेन का नॉलेज है वो मिलेगा, राइट। उसके बाद फैक्ट्स होंगे, रूल्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे और इन सारी चीजों का रिलेशनशिप होगा। तो ये सारी चीजें जो हमने ह्यूमन एक्सपर्ट से लेके अपनी नॉलेज बेस में डाली हुई हैं उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी।
Fifth study, which of the following is a key characteristics that distinguishes expert system from conventional programming या conventional programs? दो चीजों को कंपेयर करना है और डिफरेंस बताना है। एक तो ये है कि हमारे ये जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं ये और जो कन्वेंशनल प्रोग्राम है, ठीक है, इनका हमें डिफरेंस निकालना है या कंपैरिजन बताना है, ये बताना है कि दोनों में बुनियादी फर्क क्या है। तो हमें पता है कि हमारे जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये क्या करते हैं, बेसिकली ये ह्यूमन इंटेलिजेंस मिमिक करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा लर्निंग भी है, अडॉप्शन भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में या कन्वेंशनल जो हम प्रोग्राम्स या कोड लिखते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होती है लेकिन वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। यानी जो आपने कोड लिख दिया है, जो प्रोग्राम लिख दिया है, वो वही रन होगा, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता वो। सही है। और दूसरी बात, उसमें आप समझ लीजिए सारी चीजें इकट्ठी हैं। जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम होता है उसमें नॉलेज बेस अलग है और कंट्रोल्स वगैरह अलग हैं, और यूं जो चेंज करना होता है वो बड़ा आसान है। आपने नॉलेज बेस में कुछ चीज अपडेट करनी है, आप हाल ही जाके उसमें अपडेट कर दीजिए, और अगर आपने कुछ रूल्स वगैरह अपडेट करने हैं या कंट्रोल्स और कुछ चेंज करने हैं तो आपने उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके कर सकते हैं। सही है। तो जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग को एक्सपर्ट सिस्टम से चीज अलग करती है या डिफरेंशिएट करती है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वो ये हो सकती है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कि this separates the knowledge from the program control, or this allows changes within one unit with the minimal effect। यानी कंट्रोल में चेंज करना है या फिर नॉलेज बेस में करना है, आप दोनों को कम से कम मुतासर किए हुए यानी विद द मिनिमम इफेक्ट दोनों में तब्दीली कर सकते हैं। प्रोग्राम में आपको काफी जगह चेंज करना पड़ता है, जो हमारी कन्वेंशनल कोडिंग या प्रोग्रामिंग होती है। तो ये एक बुनियादी फर्क है दोनों के अंदर। सिक्स, नॉलेज एक्विजिशन टेक्निक्स में नॉट इंक्लूड। नॉलेज एक्वायर करते हैं हम डोमेन एक्सपर्ट से, पूछते हैं उनसे, लेते हैं कि वो चीजें कैसे कर रहे हैं, उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो उन टेक्निक्स में इंटरव्यूज भी हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हैं, डॉक्यूमेंट रिव्यू भी हम करते हैं, यानी जो मैनुअल्स क्रिएट किए हुए हैं हमारी कंपनी ने, या फिर हम ब्रेनस्टॉर्म सेशंस करते हैं। ये ऑन द फ्लोर भी हो सकते हैं, सेम ऑफिस बिल्डिंग में या सेम टेबल पे, और या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकते हैं। ठीक है। अलबत्ता इनमें जो सर्वे नाम की चीज है वो यहाँ इंक्लूड नहीं है। ठीक है। और ये पूछा गया था कि नॉलेज एक्विजिशन कौन सी टेक्निक है जो यहाँ पे मेंशन है लेकिन उसमें शामिल नहीं है। 7 है who is primarily responsible for identifying, acquiring and encoding knowledge in an expert system project। ये कुछ 3-4 किस्म के लोग हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन वो बंदा है जिसकी जिम्मेदारी है कि उसने नॉलेज को एक्वायर भी करना है और वो कोड भी करना है। ना नॉलेज है या फैक्ट्स हैं, ये रूल्स हैं, ये सारी चीजें वो बनाएगा ना, वो सिस्टम में कोड करके डालेगा। इसका मतलब ये है डोमेन एक्सपर्ट हमारे वो लोग होते हैं जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जिनको हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी कहते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं और वो हमें इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो किस तरह रीजन करते हैं, किसी तरह डिसीजंस करते हैं, किसी तरह चीजों को डायग्नोज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीजें तो शेयर करते हैं। अलबत्ता ये जो कहा गया ना कि इस नॉलेज को अक्वायर कौन करेगा, कोड कौन करेगा, ये किसका काम है? इन साहब का, ये जो नॉलेज इंजीनियर है, ठीक है, इनका काम है। Question number 8. Which of the following best describes forward chaining in the expert system? अब एक्सपर्ट सिस्टम में जो इन्फ्रेंस होती है, जो चीजों को मुख्तलिफ चीजों से, मुख्तलिफ रूल्स फैक्ट्स वगैरह से अखज किया जाता है, उसको हम कहते हैं इन्फ्रेंस रूल या इन्फ्रेंस इंजन, इन्फ्रेंस यूनिट। तो जो इन्फ्रेंस है वो दो तरह की है, एक हमारे पास फॉरवर्ड चेनिंग है और एक बैकवर्ड चेनिंग है। फॉरवर्ड चेनिंग का यहाँ पूछा गया है, तो फॉरवर्ड चेनिंग को हम कहते हैं ये क्या है? फैक्ट ओरिएंटेड है, इट्स डेटा ड्रिवन। वी स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट्स और उसके बाद फिर हम आगे रूल अप्लाई करते करते कहाँ तक चले जाते हैं? अपने फाइनल डिसीजन तक। तो यूं हम देखें, इसीलिए इसको कहा जाता है फॉरवर्ड, यानी हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डेटा, फ्रॉम फैक्ट्स, और उसके बाद फिर हम अपने पर्टिकुलर जो है लॉजिक ऑपरेटर्स यूज करते हुए या इस तरह के ऑपरेशंस यूज करते हुए वी कंक्लूड आवर पर्टिकुलर डिसीजन। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है फॉरवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और स्टार्ट फ्रॉम दी फैक्ट्स और डेटा टू दी गोल और ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं हमारी ऑप्शंस क्या हैं। तो उसमें बी स्टैंड आउट करती है, वो कह रही है कि जी इट बिगिंस विद द फैक्ट्स, और जो कि क्या नोन है, पहले से हमें पता है, और हमने जो रूल्स लिखे हुए हैं वो क्या है, अप्लाई करने हमने, जो कि हमारे नॉलेज इंजीनियर साहब ने अभी से पहले लिखे थे, और ये हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी, हम करते हैं न्यू फैक्ट्स के लिए भी। ठीक है, अंटिल आवर गोल इज रीच्ड, आवर ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया वो मीट हो जाता है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर।
Question number 9. In forward chaining, which conflict resolution strategy fires the rule when multiple rules match? अब ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल रूल्स जो है वो मैच हो रहे हैं, सही। अब क्या किया जाए? तो जब मल्टीपल रूल्स मैच होंगे तो फिर हमारी कोशिश होगी कि हम ज्यादा स्पेसिफिक रूल को लें, ठीक है, उसको प्रेफर करें। यदि 3-4 रूल मैच हो रहे हैं तो फिर हमारी कोशिश होगी कि हम जनरल ना लें, हम मोर स्पेसिफिक लें। Question number 10 है, the problems faced during knowledge acquisition may not include. Knowledge acquisition जब हम कर रहे होते हैं या knowledge acquire कर रहे होते हैं from domain experts or subject matter experts, so we may face different problems and definitely we do. तो उसमें कहा गया कि कोई एक है जो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यानी वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अच्छी बात है, कुछ और है, इसका मतलब है जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट? सो लेट्स सी, An expert may provide incomplete knowledge. ये भी क्या हुई? प्रॉब्लम है, किसी चीज का इनकम्प्लीट होना प्रॉब्लम है। Second, an expert provide exact and accurate information or knowledge. This is not a problem, right? Okay, third और fourth भी देख लीजिएगा, this not provide relevant information, ये भी प्रॉब्लम है, और may provide the inconsistent and incorrect information, ठीक है? तो this is again the problem. So अगर आपको exact information मिलती है, accurate information मिलती है, domain expert से, subject matter expert से, so this is not a problem. The rest three are the problems we face while or the knowledge engineer may face while acquiring knowledge from the domain experts. Question number 11 है, which of the following correctly contrast forward and backward chaining? अभी हमने बात की थी, फॉरवर्ड चेनिंग डेटा ड्रिवन है, लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगी, फैक्ट से शुरू होगी और गोल या ऑब्जेक्टिव तक जाएगी। बैकवर्ड अलबत्ता क्या करती है, इससे रेसिप्रोकल है, थोड़ा बहुत आपने क्लू ले लिया होगा, राइट? इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड अगर हमें पता है तो थोड़ा सा हम क्लू ले सकते हैं बैकवर्ड के लिए। ऑप्शन बी हमारी देखिए वो क्या कर रही है, फॉरवर्ड इज डेटा ड्रिवन, ठीक है। एग्जॉस्टिव इसलिए कि सारे वो फैक्ट्स यूज कर लेती है, सारे रूल यूज कर लेती है, दैट्स कॉल्ड द एग्जॉस्टिव लिस्ट। सो फॉरवर्ड इज ए डेटा ड्रिवन, फैक्ट्स ड्रिवन, while the backward is a focused driven और एक goal driven, ठीक है। बैकवर्ड में हम ये करते हैं ना, हम गोल से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर पीछे आते हैं, सही है। सो दिस ऑप्शन स्टैंड्स आउट। Question number 12 है, in the context of ESE, expert system development, which of the following will be the part of the planning phase? कोई एक चीज है जो part of the planning phase है in the context of expert system development, वो हमें बतानी है कौन सी है, सही है। नॉलेज एक्विजिशन तो ये हम बाद में करते हैं, आइडेंटिफाई कंक्रीट नॉलेज ये भी बाद में करते हैं, कोडिंग तो उसके फिर बात करते हैं। सो फिजिबिलिटी स्टडी जो होती है या फिजिबिलिटी असेसमेंट होती है वो प्लानिंग का पार्ट होती है। और फिजिबिलिटी से हमारी क्या मुराद है, जैसे हम किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करते हैं, अगेन आसान लफ्जों में हम फिजिबिलिटी में क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या ये जो प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये किया जा सकता है, इज इट प्रैक्टिकल ये या वर्केबल, राइट? और उसके बाद क्या इतने रिसोर्सेस हैं, क्या ये फिजिबल भी है, मुमकिन भी है कि नहीं है, और क्या इसको करना भी चाहिए कि नहीं। एक ऐसा काम भी हो सकता है ना जिसके ऊपर 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आए और पता चले 2 लाख रुपए का रिटर्न है, 3 लाख रुपए का, जिसको हम ROI बोलते हैं, राइट? तो उसका मतलब ये है कि ये तो करना नहीं चाहिए, या कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाए जिसका खरीदार ही कोई ना हो। तो क्या ऐसा प्रोडक्ट कोई बनना चाहिए या ऐसा प्रोजेक्ट लेना चाहिए? बिल्कुल। Study है, what is the main purpose of knowledge analysis in an expert system development? Knowledge analysis की क्या जरूरत है, उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है? तो नॉलेज एनालिसिस कब आता है भला? नॉलेज एक्विजिशन के बाद। इसका मतलब ये कि जो नॉलेज हमने एक्वायर कर लिया है, अब हमने उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह तरतीब देना है, उसको शॉर्ट करते हैं, अरेंज करने, क्लासिफाई करने, कैटेगराइज करना है। सो बी ऑप्शन सेज द सेम। इट सेज कि आप उस नॉलेज को एनालाइज करेंगे, फिर स्ट्रक्चर करेंगे और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करेंगे जो आपने नॉलेज एक्वायर किया है फ्रॉम दी नॉलेज एक्सपर्ट्स या डोमेन एक्सपर्ट या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। 40. Which of the following best describes as a classical set? यानी ऐसा सेट जिसमें वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी या तो वो होंगे या फिर वो नहीं होंगे, सही है। जैसे आप बूलियन भी कहते हैं, इधर इट इज 0 या फिर 1, यानी ऑफ है या फिर ऑन है। तो एक एलिमेंट वो किसी सेट का हिस्सा हो सकता है या फिर वो नहीं हो सकता, ठीक है। सो द बी ऑप्शन सेज द सेम। An element either solely or wholly belongs to or does not belong to the set. यानी जब हम क्लासिक की बात करेंगे या क्लासिकल सेट हो, बूलियन सेट हो, इसका मतलब ये है कि कोई एलिमेंट उसका पार्ट हो सकता है, मेंबर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। There is no third option. 15 है, how do fuzzy sets differ from the classical sets? तो क्लासिक सेट का मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट उसका मेंबर है कि या फिर नहीं है, यानी यहाँ बारिश हो रही है या फिर नहीं हो रही। फजी जो है इसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत होती है। फजी इनफैक्ट क्या है,
It's basically the degree of the truth, the changing degree of the truth. यानी आप कहते हैं जी सच बोला है या झूठ बोला है, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल सेट। फजी ये होगा कि नहीं थोड़ा सा लगता है इसने झूठ बोला है। आई मीन अगर 0 झूठ है और 1 सच है तो आप कह रहे हैं 0.25 इसने थोड़ा सा झूठ बोला है। क्लासिकल सेट में ऐसा नहीं होता, आप कहते हैं साहब ये बात सही है या गलत है। फजी अलबत्ता थोड़ा सा ही है, इसमें क्या है ट्रूथ की वेरिएशन है, ठीक है। इट्स डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ द ट्रूथ और द वैल्यू। सही है, आगे चल के कुछ क्वेश्चन और देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सही है, सो इसका मतलब ये है कि बजाय कंप्लीट वैल्यू के फजी सेट जो है इनके अंदर जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है ये ऐसी वैल्यू हो सकती है जो कहीं 0 और 1 के दरमियान पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करे और ऐसा ही होता है। So the B option says कि the elements can have a partial membership with degrees between 0 and 1। यानी क्लासिक में ये होगा ये एलिमेंट है या नहीं है, फजी में होगा थोड़ा सा एलिमेंट है, इट्स काइंड ऑफ 0.25। मैं आपका थोड़ा सा दोस्त हूँ 0.25, तो दिस स्टैंड्स आउट। ये फजी के साथ ऐसा है और आपने मेरा ख्याल में काफी चीजें इसकी पढ़ रखी होंगी, ये इतनी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा इस चीज में देखिए कि दिस लाइज बिटवीन 0 and 1। 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। अच्छा ये कुछ एल्गोरिथम नीचे दिए हुए हैं, जैसे एसओएम होता है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स होते हैं, के क्लस्टर्स या के मीन्स होते हैं और लीनियर वेक्टर क्वांटाइजेशन होते हैं। ये डिफरेंट एल्गोरिथम से पूछा गया है कि ये क्लस्टरिंग है या फिर नहीं है, तो ये तीनों गिवन जो है वो क्लस्टरिंग है। अच्छा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स कौन से होंगे या क्लस्टरिंग बेसिकली क्या है? क्लस्टरिंग इज इन फैक्ट अ फॉर्म ऑफ और ए कैटेगरी ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मशीन लर्निंग में दो टाइप्स होती है ना आपकी, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है और एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। तो क्लस्टरिंग क्या है? इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वो होती है जिसमें ट्रेनिंग डेटा हम देते हैं मशीन को या मॉडल को, उसका कोई लेबल नहीं होता, हम एक्सप्लिसिटली उसको लेबल नहीं करके देते। वो मशीन का काम है कि वो सॉर्ट आउट करती है और मॉडल जो है वो सॉर्ट आउट करता है, ठीक है। सो ये क्लस्टरिंग जो है ये क्या है? अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है और असल में ये गिवन जो तीनों एल्गोरिथम्स हैं ये सारे क्या हैं? क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स ही हैं। 17 है what is the main difference between fuzzy logic and probability when describing statement like this। वो एक स्टेटमेंट दी हुई है और पूछा गया है कि ये क्या डिफरेंस क्या है। इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रख सकते हैं आप, और वैसे भी आपको पता है कि फजी लॉजिक जो है इट्स द डिग्री ऑफ वेरिएशन और द वेरिएशन इन द ट्रूथ फ्रॉम 0 to 1। प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑन द अदर साइड प्रोबेबिलिटी ये होती है कि एक चीज का होने का क्या इम्कान है, व्हाट आर द चांसेस। फॉर एग्जांपल आज बारिश होने का क्या इम्कान है, what is the probability of rain or we're having a rain। सही है, चांस क्या है, लाइकलीहुड क्या है। कह सकते हैं कि जी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक्सप्रेस करती है अनसर्टेनिटी को या लाइकलीहुड को या चांस को, जबकि फजी लॉजिक क्या करती है वो एक्सप्रेस करती है डिग्री ऑफ ट्रूथ को। सो डिग्री ऑफ ट्रूथ इज समथिंग डिफरेंट और किसी चीज का चांस या लाइकलीहुड है समथिंग डिफरेंट। ये दोनों में जो है वो बुनियादी फर्क है। ये ऑप्शन अब आप देखिएगा जरा इसकी रोशनी में जो भी हमने बात की है, प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेसेस द अनसर्टेनिटी ऑफ चॉइस, फजी लॉजिक क्या करती है? एक्सप्रेस दी डिग्री ऑफ द ट्रूथ, ठीक है। ये बात कह रहे हैं और यही दोनों की बुनियादी डेफिनेशंस भी है और ये दोनों का बुनियादी जो ऑप्शन लीजिए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी है। 18 है स्टेटमेंट इन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और CNF कंसिस्ट ऑफ। एक चीज यहाँ पे आपने देखनी है वो पहली क्या है? कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शंस का क्या मतलब होता है या कंजंक्टिव स्टेटमेंट कौन सी होती है? जिसमें आपने एंड यूज किए होते हैं, यानी आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को या मल्टीपल क्लासेस को एंड के साथ कंजक्ट कर लेते हैं या उनको कंबाइन कर लेते हैं, कंसोलिडेट कर लेते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहली बात तो है वो आपने यहाँ पे ये देख ली, यानी ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें मुख्तलिफ क्लासेस यूज होती हैं एक, और जिसमें उन क्लासेस के अपने दरमियान और यूज हो रहा होता है, और उन क्लासेस को जब आप इकट्ठा करेंगे तो वो आप एंड यूज करते हैं या एंड यूज किया जाता है। तो यूं हमारी ये क्या बन गई? कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल आर्स होते हैं जो उन क्लासेस में यूज हुए होते हैं, और जब उन क्लासेस को हम इकट्ठा करते हैं तो फिर हम एंड के साथ इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन हमारी यही कह रही है दीज आर वेरियस एंड्स जो कि यूज किए हुए हमने क्लासेस के साथ जिनके अंदर और यूज हुआ। 19 है an a linear model for the expert system development which of the following is true। अब आपने एक लीनियर मॉडल पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है कि जब आपने सिस्टम डेवलपमेंट करना है तो डेफिनेटली यू फॉलो अ मॉडल। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आइटरेटिव मॉडल होते हैं, इंक्रीमेंट मॉडल होते हैं, और शायद पहले कुछ था वाटरफॉल मॉडल, वो भी यूज किया जाता था। सही है, ऐसे ही अब और भी आ गए हैं, कुछ कैन बैन है एंड सो ऑन।
तो ये जो मॉडल है लीनियर, ये इस तरह का है कि एक एक्टिविटी के बाद हमारी दूसरी एक्टिविटी होती है, उसके बाद फिर हमारी तीसरी एक्टिविटी होती है एंड देन फोर्थ फॉलोड बाय द फिफ्थ। अब ये जब सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं और दोबारा जो है वो हम एक्टिविटी 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो दो चीजें हमें यहाँ से समझ आएंगी। एक, एक्टिविटीज के दरमियान एक सीक्वेंस है, नंबर 1, और नंबर 2, ऐसा नहीं है कि हमने 5 एक्टिविटीज कर ली और उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम बन गया और खत्म बात। नहीं, हम बार बार रिफाइन करते चले जाते हैं, और जो बार बार रिफाइनमेंट का फैक्टर है, इसका मतलब ये है जब 5वें नंबर से दोबारा फिर एक्टिविटी 1 पे आ रहे हैं, तो एक लूप बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है। तो इसका मतलब ये है देयर इज अनदर आइटरेशन, आइटरेशन नंबर 2, एंड देन फिफ्थ पे फिर आइटरेशन नंबर 3। सो ये क्या है, एक सीक्वेंस है और एक आइटरेशन है। सो द ऑप्शन बी स्टैंड्स आउट। इट सेज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स व्हिच इज अप्लाइड रिपीटेडली, कैसे, इन एन आइटरेटिव फैशन। ठीक है, ये आइटरेटिव फैशन में ये सीक्वेंस जो है वो रिपीट होता है। Question number 20 है, dash is the process by which the fuzzy sets that represents the outputs of each rule are combined into a single fuzzy set। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट जो है वो आप समझ लीजिए फजी सेट्स हैं और हर किसी के पास कोई ना कोई एक रूल है, यानी उसके अंदर उस रूल की कुछ आउटपुट्स दी हैं। इन सबको आप कंबाइन करना चाह रहे हैं, एक सेट बनाना चाह रहे हैं। तो आज ये लफ्ज देखिएगा क्या कह रहा है, कंबाइन। आप चीजों को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और अगर गिवन ऑप्शन में आपको डेफिनेशन याद भी नहीं है या किसी वजह से भी ज़हन में नहीं आ रही, तो जब हम चीजों को कंबाइन करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली एग्रीगेट कर रहे होते हैं, चीजों को एग्रीगेशन कर रहे होते हैं। वी आर कलेक्टिंग कंबाइनिंग थिंग्स टुगेदर, उसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। और वैसे भी अगर आपको याद हो तो ये एग्रीगेशन ही है जिसमें डिफरेंट फजी सेट्स जो हैं उनको कंबाइन करके एक सिंगल फजी सेट क्रिएट किया जाता है। तो द एग्रीगेशन इज द राइट ऑप्शन। 21 है, द कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट्स। अब कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम के बारे में छोटी सी बात आपने ज़हन में रखनी है, वो ये है कि कैंडिडेट एलिमिनेशन एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो आहिस्ता आहिस्ता या इंक्रीमेंटली उन तमाम हाइपोथेसिस को तलाश करता है जो ट्रेनिंग डेटा के साथ कंसिस्टेंट होते हैं। तो अब सवाल क्या पूछा गया था, बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमने भी कहा कि ये सारे हाइपोथेसिस को क्या करता है, इकट्ठा करता है, उनको तलाश करता है। और अगर हाइपोथेसिस को तलाश करता है तो उसने कहां से तलाश करना है, वर्जन स्पेस के अंदर, क्योंकि सारे हाइपोथेसिस हमारे पास वर्जन स्पेस में ही पड़े होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास सी ऑप्शन है वो करेक्ट हुई। 22 है, the entropy is 1 when the collection contains the number of positive examples dash to then negative examples। एंट्रोपी को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एंट्रोपी ये होती है कि आप समझ लीजिए अनसर्टेनिटी, अनश्योरिटी, तो ये होगी एंट्रोपी। और 1 का मतलब क्या होगा, इट्स द मैक्सिमम। अगर एंट्रोपी 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा है। So unsurety is the maximum. We are fully uncertain। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह लेते हैं। तो वो सिचुएशन बतानी है कि हमारे पास कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं और यकीनन कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स हैं। तो जब एंट्रोपी कब मैक्सिमम होगी, जब ये दोनों बराबर होते हैं। आसान एग्जांपल बताऊं, एक बास्केट है, उसके अंदर 10 रेड बॉल्स हैं और 10 ब्लू बॉल। सही है, तो अब सिचुएशन क्या हो गई है, फुली अनसर्टन हो गई है। एंट्रोपी 1 है, इसका मतलब है कि वी आर मैक्सिमम अनसर्टन, वी आर फुली अनसर्टन। और वो उस वक्त फुली अनसर्टन होंगे जब हमारी पॉजिटिव एग्जांपल्स और नेगेटिव एग्जांपल्स दोनों बराबर होंगी। तो 23 है, इन एंड्स यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेनिंग इज द हार्ट ऑफ लर्निंग इन विच फाइंडिंग्स द बेस्ट डैश दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स इज द ऑब्जेक्टिव। अब एंड्स के अंदर जो ट्रेनिंग है वो हमें पता है कोर चीज होती है, एक अहम चीज होती है। सवाल ये है कि क्या चीज फाइंड करना ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे मकसद क्या है। तो हमें फाइंड करना होता है वो हाइपोथेसिस जो ज्यादा एग्जांपल्स को कवर करता है। एक ऐसा अच्छा हाइपोथेसिस जो ज्यादा एग्जांपल्स को कवर कर सकता है, वो हम ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, फाइंड करते हैं लर्निंग में। कहाँ पे, जब ट्रेनिंग हो रही होती है किसकी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द बेस्ट हाइपोथेसिस, ऑप्शन ए। 24, which of the following is the key feature of the artificial neural network ANN। कोई एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यानी एन का कोई एक फीचर बताना है हमें, यहाँ पे नीचे कुछ गिवन है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो हमारी बी ऑप्शन कह रही है कि जी नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग, बिल्कुल ठीक है। एंड स्टोर्ड इन कनेक्शन वेट्स, बिल्कुल ठीक बात है। ये यानी नॉलेज एक्वायर किया जाता है ट्रेनिंग के जरिए से, जो एग्जांपल्स, जो इनपुट्स, जो फैक्ट्स, जो डेटा और जो आउटपुट दी जाती है, राइट, ये ट्रेनिंग होगी।
और ये स्टोर कहाँ किया जाता है, जो कनेक्शन वेट्स होते हैं उनमें स्टोर किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जरा मैं आपको शक्ल दिखाने की, इसके एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ये हमारे पास नोड्स होगी जो आपको ग्रीन कलर की मिल रही है, इनको हम इनपुट कहते हैं, ये हमारी इनपुट्स होती हैं, ठीक है, ये वाली सारी। अच्छा, एक लेयर हम आगे आ जाते हैं, तो ये जो हमारी, ये बेसिकली इनपुट लेयर होती है, ये पहली, और ये हमारी हिडन लेयर होती है, ठीक है, दिस ब्लू वन। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना एरियाज, ये वाले दीज एरियाज, ये क्या होते हैं, वेट्स होते हैं, जिनके भी बात हो रही है। यानी वो नॉलेज जो एक्वायर किया है ट्रेनिंग से, वो इन वेट्स में स्टोर होता है। 25 as supervised learning in neural networks differs from unsupervised learning because अब सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग की थोड़ी सी डिफरेंशिएशन हमें बतानी है। तो उससे पहले शायद हमने कुछ थोड़ी बहुत रिलेटिव बात भी की है, इससे रिलेटेड कुछ थोड़ी सी डिस्कशन हुई भी है हमारी, और वो ये है कि जो सुपरवाइज लर्निंग होती है उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा जो होता है वो लेबल होता है, यानी हम क्लासिफाई करते हैं। आसान एग्जांपल आप ले सकते हैं कि वी क्लासिफाई कि ये वाली ईमेल जो है ये स्पैम है और ये वाली ईमेल स्पैम नहीं है, या ये वाले सेंडर स्पैम है और ये वाले सेंडर स्पैम नहीं है, ये हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ऑन दी अदर साइड जो हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, उसमें हम कोई डेटा, कोई चीज क्लासिफाई नहीं करते, कोई लेबल नहीं देते, यानी अनलेबल डेटा होता है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और एनालॉजी से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप ये कह लीजिएगा कि सुपरवाइज्ड में टीचर आपको आंसर शो करता है, जबकि अनसुपरवाइज्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, आप खुद फिगर आउट करते हैं कि आंसर क्या आएगा, या फिर मॉडल ने खुद फिगर आउट करना है कि बेसिकली बनेगा क्या। जैसे हमने कहा था कि कस्टमर्स हैं, कोई पता नहीं है किस कैटेगरी के हैं, लेकिन परचेजिंग बिहेवियर देखते हुए जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि इनकी कितनी क्लस्टरिंग या कितनी जो है वो क्लस्टर्स या कितनी कैटेगरीज या कितनी क्लासिफिकेशन करनी है। सो हम कह सकते हैं कि जो सुपरवाइज की बात हो रही है, तो सुपरवाइज जो है वो ये लेबल्ड डेटा यूज करता है, ठीक है, सुपरवाइज यूजेस लेबल्ड डेटा। ठीक है, ये कुछ थोड़ी सी क्लासिफिकेशन अगेन वन मोर टाइम यू कैन पॉज इट एंड रिव्यू इट योरसेल्फ कि किस तरह से जो है वो ये दोनों में कुछ बुनियादी डिफरेंसेस जो है वो आपको पता होने चाहिए। 26 है, dash reasoning is used when the facts of the case are likely to change after some time। इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी ऐसी रीजनिंग है जिसमें कुछ फैक्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद। ऐसा हो सकता है कि आपने पहले कुछ समझा और उसके बाद फिर आपने कहा "ओ, अच्छा ऐसा नहीं होता", और फिर आपने दोबारा जो है नतीजा या रिजल्ट या आउटकम उसको आपने चेंज कर लिया हो, या इन्फ्रेंस अपनी तब्दील कर ली हो। ये कौन सी रीजनिंग है? अब मैं आपको छोटी सी इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, उसको आपको बिल्कुल सही समझ आएगा। आप समझ लीजिए कि आपने देखा पहले कि पेंगुइन के जो है वो क्या होते हैं, पर होते हैं, और आपने कहा कि ये बर्ड्स के भी पर होते हैं, और बर्ड्स चूंकि फ्लाई करते हैं तो इसलिए पेंगुइन भी फ्लाई करता है। ये आपने एक अपनी रीजनिंग से एक चीज कंक्लूड कर ली इनिशियली। अच्छा, बाद में रियलिटी आपको पता चली कि पेंगुइन तो उड़ नहीं सकते, उनके पर जरूर होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते। इट मींस कि हर उस जानवर या परिंदे के जिसके पर हो जरूरी नहीं है कि वो उड़े भी। सो यू कैन थिंक ऑफ डक इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। तो फिर आपने क्या किया, लेटर डाउन द रोड चल के कुछ फैक्ट्स चेंज हुए, तो फिर आपकी रीजनिंग जो है वो चेंज होगी, या आपका जो कंक्लूजन था जो पहले आपने निकाला हुआ था, जो इन्फ्रेंस आपकी पहले थी, अब वो क्या होगी, चेंज होगी। क्यों? लेटर चल के कुछ फैक्ट्स चेंज हुए आपके लिए, मेरे लिए, ठीक है, और फिर हमने उसके हिसाब से अपनी रीजनिंग को थोड़ा एडजस्ट किया, अपने इन्फ्रेंस को थोड़ा सा एडजस्ट किया, और हमने कहा नहीं, हम गलत समझ रहे थे, पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई। तो ये वाली जो रीजनिंग है इसको हम कहते हैं नॉन मोनोटोनिक। 27 है, the goal of an assisting expert is to aid an expert in the routine task to increase। यानी हमने कोई एक्सपर्ट सिस्टम बना लिया है, उसने किसी और हमारे रूटीन के इंसानी किसी माहिर के साथ बैठ के काम करना है रोजमर्रा, तो इसका क्या बुनियादी फायदा हासिल होगा, यकीनन इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंजीनियर है, उन्होंने रोज कुछ अपने मामलात देखने हैं, एक तबीब हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने कुछ अपने मामलात देखने हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, प्रिस्क्रिप्शंस हैं, तो इस तरह की चीजें देखनी है। सो देयर कुड बी लॉट ऑफ एग्जांपल यू कैन परसीव। तो उसमें अगर एक एक्सपर्ट सिस्टम हम उसके साथ लगा देते हैं एड करने के लिए, तो हम इससे प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं। 28 the goal of knowledge analysis is to analyze and structure the dash gained during the knowledge acquisition phase। तो कुछ इससे मिलते जुलते स्टेटमेंट हमने पहले भी देखी है कि नॉलेज एक्विजिशन हमने कर लिया, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से हमने डेटा या इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन जो उनकी लर्निंग है वो ले ली है। उनसे लेने के बाद अब हमने क्या करना है, सिस्टम में डालना है, आर्काइव करना है, अपना कंप्यूटराइज्ड नॉलेज बेस डेवलप करना है। तो उससे पहले यकीनन हमें जरूरत पड़ेगी कि हमने उस नॉलेज को कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर करना है या उसको कहीं ना कहीं से क्लासिफाई करना है।
तो जो हम स्ट्रक्चर करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, वो किसको करेंगे? नॉलेज को ही करेंगे, ठीक है। सो वी कैन से कि एनालाइज एंड स्ट्रक्चर द नॉलेज ड्यूरिंग द नॉलेज एक्विजिशन। और यहाँ से अगर आप देखें तो इस नॉलेज एक्विजिशन में हम क्या हासिल करते हैं, क्या गेन करते हैं? अगेन नॉलेज ही गेन करते हैं, ठीक है। सो 4 ऑप्शन इज द करेक्ट। 29 है, रीजनिंग इन फजी लॉजिक इज जस्ट अ मैटर ऑफ जनरलाइजिंग द फेमिलियर डैश लॉजिक। तो फजी लॉजिक की हम बार बार बात कर रहे हैं। ये कैसे है जी कि जैसे हम जनरलाइज कर रहे हैं किसी चीज को, तो किस चीज को हम जनरलाइज कर रहे हैं? जो हमारे पास क्लासिकल रीजनिंग होती है, जो हमारे पास बूलियन रीजनिंग होती है, जो 0 और 1 की होती है, हम उसके दरमियान कुछ वेरिएशन कर रहे होते हैं ट्रुथ की, या उसको जनरलाइज कर रहे होते हैं। कैसे? हमें इससे पहले एग्जांपल ली, मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देखते हैं। इज इट कोल्ड? क्लासिक की हम बात करेंगे या बुलियन की बात करेंगे तो हम कहेंगे या तो ठंड है या फिर नहीं है, यानी यस और नो। इज इट कोल्ड? यस इट इज कोल्ड। इट इज कोल्ड? नो इट्स नॉट। सही हो गया, बात खत्म हो गई। बट इन द केस ऑफ फजी लॉजिक हम कहेंगे कि नहीं, सर्दी तो है लेकिन बहुत थोड़ी है। इट्स नॉट 0 और 1, इट्स 0.1 और 0.1। हम कहते हैं थोड़ी सी सर्दी है। 0.25 हम कहते हैं बस या है, बस एक ना कम है ना बहुत ज्यादा। 0.5 और हम कहते हैं उफ बहुत सर्दी है। कहाँ पर है? चिलिंग, फ्रीजिंग। 0.9। So this is basically the generalization between 0 and 1. सही है, तो हम कह सकते हैं the generalization या generalizing the familiar Boolean logic, ठीक है, D ऑप्शन। 30 है, in a fuzzy rule system, how does the antecedent affect the consequence? फजी रूल सिस्टम में दो चीजें हैं वो हमें देखनी है। एक होती है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? आप समझ लीजिए इफ की कंडीशन है, ये कोई रूल है, ये कोई कंडीशन है, और कंसीक्वेंस लफ्ज ही पता चला, इसका मतलब यह है कि ये हमारा देन पार्ट है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने ऊप में या सिंपल जो प्रोग्रामिंग पढ़ी है C++ में, इफ और देन, अगर ऐसा होगा तो फिर ये होगा। तो अब अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ज़हन में रखें तो इसका मतलब यह है कि इफ डिसाइड कर रही है कंसीक्वेंसेस क्या होगा। यानी मैं देखता हूं कि अगर बारिश होगी तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगा। अगर जो बारिश है ये डिसाइड कर रही है कि अम्ब्रेला आपने लेनी कि नहीं लेनी। सो इफ इज डिसाइडिंग कि आउटपुट क्या होगी। और अगर बहुत थोड़ी है बारिश तो हो सकता है मैं कहूँ गर्मी का मौसम, इतनी बारिश कुछ नहीं करती, अम्ब्रेला की भी जरूरत नहीं है। सो इफ की डिग्री चेंज हो सकती है, और ये जो जैसे डिग्री चेंज होगी उसके बाद क्या होगा, मेरी आउटपुट जो है या कंसिक्वेंसेस उस हिसाब से होंगे। तो बी ऑप्शन हमारी क्या कह रही है बेसिकली? वो कह रही है द एंटीसीडेंट स्पेसिफाइज द फजी सेट्स ऑफ आउटपुट। ये एंटीसीडेंट ने डिसाइड करना है, और यही एंटीसीडेंट है जो ये डिसाइड करेगा या मॉडिफाई करेगा कि किस डिग्री से अगर ये खुद चेंज होता है एंटीसीडेंट या कंडीशन तो आउटपुट चेंज होगी। और ये हम बात कर रहे हैं और यही बुनियादी चीज है। तो इफ और देन, इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा तो आप एंटीसीडेंट को और कॉन्सिक्वेंट को या कॉन्सिक्वेंसेस को थोड़ा सा कुछ रिलेट कर लीजिएगा। ये थोड़ी सी कुछ समझने में आसानी मिल जाएगी आपको। अगर खाना अच्छा हुआ तो टिप दूंगा मैं इसको, और अगर खाना बहुत अच्छा हुआ तो मैं इसको ज्यादा टिप दूंगा। अगर खाना इतना अच्छा नहीं हुआ, गुजारे के लायक हुआ, तो चलो थोड़ी बहुत दे देंगे, गरीब आदमी है, ठीक है, दुआएं देगा। 31 which type of learning generalizes from examples to form new concepts rather than relying on prior knowledge or logical deductions। एक लर्निंग है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, हम नया कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है, नया नॉलेज बिल्ड करते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, और हम पुराना नॉलेज या जो प्रायर चीजें हमने सीखी हुई हैं हम कहते हैं यार ये बस अब कुछ नया करें, समथिंग न्यू, जिसको आप क्या कहते हैं, इनोवेशन। तो जो इनोवेशन है वो क्रिएटिंग सम न्यू नॉलेज है, उसको मेरा ख्याल है आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। ये हमारी क्या होती है, इंडक्टिव नॉलेज या इंडक्टिव लर्निंग होती है। सो वी इंट्रोड्यूस्ड समथिंग न्यू, वी इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, वी इनोवेट समथिंग न्यू। सो इनोवेशन को इंडक्टिव के साथ मिला लीजिए तो याद रहा करेगा कि इनोवेशन का मतलब क्रिएटिंग समथिंग यूनिक, डिफरेंट और न्यू। 32 है, find S finds the maximally specific hypothesis possible within the dash। फाइंड एस जो एल्गोरिथम है आप ये समझ लीजिए, इट सर्चेस फॉर द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। हमारे पास वर्जन स्पेस में डिफरेंट जो है वो हाइपोथेसिस हो सकते हैं, तो कुछ जनरल भी हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। तो फाइंड एस क्या करता है, मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो है वो सर्च करने की कोशिश करता है, वो फाइंड करने की कोशिश करता है दैट फिट्स ऑल द पॉजिटिव ट्रेनिंग एग्जाम। अब ट्रेनिंग एग्जाम्पल भी दो तरह की हुई, हमने इससे पहले बात की है, जिसमें हमने कहा कि एंट्रोपी हमने 1 करनी है। तो जो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं उनके लिए जो मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस हैं वो सर्च करने की कोशिश करेगा वर्जन स्पेस के अंदर। कौन? फाइंड एस। तो बेसिकली फिर कहाँ सर्च करेगा वो? वर्जन स्पेस के अंदर। इससे पहले भी हमने कहा था, दोबारा कह रहे हैं, सारे हाइपोथेसिस चाहे वो स्पेसिफिक हैं चाहे वो जर्नल है, वो सारे कहाँ पड़े हुए हैं? वर्जन स्पेस के अंदर। 33 which of the following best describes soft computing?
एक सॉफ्ट कंप्यूटिंग टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, ये टर्म किस लिए यूज होती है कि आप सारी चीजों को इकट्ठा कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, हाइब्रिड मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। और ये हाइब्रिड मॉडल बेसिकली क्या करता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, या रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको हैंडल करता है, उसको सॉल्व करता है। सो बी ऑप्शन हमारी ये कह रही है, हाइब्रिड अप्रोच कंबाइनिंग टेक्निक्स लाइक फजी सिस्टम्स, neural networks and genetic algorithms to solve real world complex problems या complexity. So तीन चीजें आपने याद रखनी है। एक, it combines, it is a combination of fuzzy systems. Second, इसके अंदर neural networks भी होंगे। थर्ड क्या है, genetic algorithms है। ये तीनों जब इकट्ठे करते हैं, हम कंबाइन करते हैं, हाइब्रिड करते हैं, इनको एक मॉडल बनाते हैं, सॉफ्ट कंप्यूटिंग। और यूज किस लिए किया जाता है, इंटेंट क्या, पर्पस क्या है, टू सॉल्व रियल वर्ल्ड कम्प्लेक्सिटी या रियल वर्ल्ड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। 34 and which of the following features is considered most crucial in defining the robot? रोबोट के साथ दो तीन चीजें क्या एसोसिएट हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उसने एक जगह टिक के नहीं खड़े होना या बैठना नहीं, या हमारे लैपटॉप की तरह उसने जैसे टेबल पर पड़ा हुआ है वो नहीं उसने करना या होना। दूसरी बात, हर काम करने के लिए, हर चीज के लिए हमने उसके साथ कोई बंदा थोड़ी लगाना है। फिर रोबोट कहाँ का हुआ, यानी वो खुद ही काम करेगा। ह्यूमन इंटरवेंशन उसके साथ कम से कम या जीरो रखनी है, हमें बिल्कुल नहीं रखनी। और उसको जहरी सी बात है, डिफरेंट अनसर्टन चीजों का सामना है। सही है, यानी कि नहीं है कि वी पुट एवरीथिंग देयर इन द रोबोट। सही है, हमने कुछ रूल्स डाल दिए हैं और उसके बाद फिर उसके लिए ये सारी चीजें, सारी दुनिया नई है। बी ऑप्शन सेज द सेम। जो क्रूशियल फंक्शंस हैं या जो हमें कंसिडर करने चाहिए वो क्या, मोबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, इट शुड मूव एवरीवेयर एनीवेयर, और देयर शुड बी ऑटोनॉमी, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन कम या जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इट शुड बी डिजाइन्ड टू डील विद द अनसर्टेनिटी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू कंसीडरिंग द रोबोट। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ कंप्यूटर विजन? सीवी इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। तो कंप्यूटर विजन का बुनियादी मकसद क्या है, ये किस डोमेन या किस फील्ड में काम करती है, ये कैसे करती है? तो जितनी भी हमारी ग्राफिक्स हैं, इमेजेस हैं, उनको रीड करना, उनको इंटरप्रेट करना, उनसे कुछ चीजें परसीव करना और उसके बाद फिर उनसे कुछ और चीजें इन्फ्रेंस करना, ये सारा काम है किसका, कंप्यूटर विजन का। सही है। सो द बी ऑप्शन सेज टू एनेबल मशीन्स टू सी, परसीव and understand images and videos like humans। यानी जैसे इंसान देखते हैं, समझते हैं, यानी इंसान हम देखते हैं, हमारे ब्रेन में कोई इमेज आता है, उस इमेज के अगेंस्ट हमने कुछ नाम रखे हुए हैं और वो इमेज के साथ जो नाम मैच करता है हमारे, फिर हमें पता चलता है कि हमने क्या देखा। कलर, स्क्रीन, मोबाइल, दीवार, गाड़ी। अब ये देखिए, अल्लाह पाक का जितना हम शुक्र अदा करें कामश की कुदरत, ये काम इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, हमें पता भी नहीं चलता। सही है, और बैकएंड पे ये चीज हो रही है। और यही हम क्या कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन ये चीजें परसीव करते हैं, देखते हैं, यही हम सीवी यानी कंप्यूटर विजन के थ्रू, हम एआई के थ्रू यहाँ पे डाल दें। और वो एआई की डोमेन जो इस तरह के बिहेवियर या इस तरह के फंक्शंस करती है, उसको हम कह रहे हैं ये क्या है, कंप्यूटर विजन है। 36 है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग पीओपी एल्गोरिथम इन द फील्ड ऑफ एआई? एआई के फील्ड के अंदर हमें ये देखना है कि हमारे पास जो पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग है या पीओपी एल्गोरिथम है, तो इसका क्या एडवांटेज है एआई के अंदर। देखिए, ए जो पीओपी है ना, इसकी मुख्तसर आप ये चीज याद रख लीजिए कि एक प्लानिंग मेथड है। सही है, दैट क्रिएट्स अ प्लान विद द एक्शंस पार्शियली ऑर्डर्ड। अब वो एक्शन जो पार्शियली ऑर्डर है, उनका क्या फायदा क्या होगा हमें पार्शियली ऑर्डर करने से? उसका फायदा ये होता है कि आपको एग्जीक्यूशन में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, वरना अगर रिजिडिटी हो तो फिर जारी बात है आपको उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इट्स अ प्लानिंग मेथड दैट क्रिएट्स प्लान्स फॉर द एक्शंस और विद द एक्शन, जो कि क्या है, पार्शियली ऑर्डर है। और ये क्या करता है, दिस अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी इन द एग्जीक्यूशन। और आप ये भी याद रख लीजिएगा, दिस इज मेनली यूज्ड इन एआई फॉर गोल ड्रिवन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकंड ऑप्शन अब आपकी देखें तो वो क्या करिए, इट अलाउज एक्शंस टू बी पार्शियली ऑर्डर्ड कमिटिंग टू ऑर्डर ओनली व्हेन नेसेसरी। यानी ये जो पीओपी का मेथड है, इसका बेनिफिट हमें क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि ये एआई में एक्शंस को या जो ऑपरेशंस होते हैं उनको वो इस तरह से एग्जीक्यूट करता है कि उनको पार्शियली ऑर्डर कर देता है ताकि हमें एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। ठीक है, इट अलाउज एक्शंस टू बी पार्शियली ऑर्डर्ड। बी ऑप्शन करेक्ट हुई यहाँ से। 37 है, which of the following is a key advantage of planning over classical problem solving? दो चीजें हैं, एक हमारी क्लासिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो ट्रेडिशनल भी आप कह सकते हैं, एक हमारी जो एआई के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो हमने कहा कि प्लानिंग में हमें पार्शियली जो ऑर्डर है हम एक्शंस का वो ले सकते हैं, जिससे हमें एग्जीक्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, जो कि एक प्लानिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। नंबर 2, हमारे पास कुछ स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स मतलब करंट इस वक्त सिचुएशन क्या है,
हमारे यहाँ करंट जो सिचुएशन है या हमारे करंट जो फैक्ट्स हैं वो क्या है, फिर हमारे कुछ गोल्स होते हैं। गोल्स क्या है कि हम हमारी डिजायर्ड स्टेट या डिजायर्ड फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, डिजायर्ड आउटपुट क्या हो सकती है, डिजायर्ड गोल क्या हो सकते हैं, और हमें उस करंट सिचुएशन से डिजायर तक जाने के लिए क्या चाहिए, एक्शन चाहिए। सो आप ये समझ लीजिए कि जो प्लानिंग है उसका जो बेसिक एडवांटेज है क्लासिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर वो ये है कि इन प्लानिंग कंसिडरिंग एआई वी हैव स्टेट्स, वी हैव गोल्स एंड वी हैव एक्शंस। इनको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक बेसिक या फाउंडेशनल लेवल की लॉजिक के अंदर, और उसके बाद फिर दूसरा हम काम क्या करते हैं जो हमने इससे पहले भी बात की है कि हम अपने एक्शंस को, जिन्होंने आप ये समझ लीजिए कि हमें करंट स्टेट से हमारी डिजायर्ड गोल तक हमें शिफ्ट करना है, रेडिकल चेंज में लाना है, वो हम इस तरह से पार्शियल ऑर्डर कर सकते हैं कि वी हैव स्टिल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द एग्जीक्यूशन। सो ये प्लानिंग का एडवांटेज है ओवर दी क्लासिकल या ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। 38 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम इन द न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर एक कोई चीज है, कोई एल्गोरिथम है, वो उसको हम कहते हैं बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या करता है, ये आउटपुट एरर जो होते हैं ना, वो उनको बैकवर्ड प्रोपेगेट करता है ताकि नेटवर्क में और जो फिर वेट्स हैं जहां पे लर्निंग हमने स्टोर की हुई है वहां पे जाके वेट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, और फिर वहां वेट्स के अंदर जो लर्निंग इंफॉर्मेशन है उसको ट्यून किया जाए, उसको एडजस्ट किया जाए ताकि ओवरऑल एरर को हम कम कर सकें। मिसाल के तौर पे कि मैं आपको काम करते हैं तो उस काम का नतीजा हमारी तवक्कुआत के बरक्स होता है, और उसके बाद फिर हम कुछ सीखते हैं और फिर अपने रवैये को तब्दील करते हैं। अगेन ये सारी चीजें वही हैं, ह्यूमन मिमिक है। ठीक है, जैसे इंसान सोचता समझता है उसी तरह से ये सारी मशीन भी काम कर रही हैं, उसी अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग के ऊपर। तो ये क्या है, बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम। आउटपुट में एरर आया, आप उसको बैक प्रोपेगेट करेंगे, वेट्स तक इंफॉर्मेशन आएगी, वेट्स अपने आप को एडजस्ट करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे ताकि अगली बार एरर जो है वो कम से कम आए, और जिससे चीजें क्या हो रही हैं, सेल्फ ट्यून हो रही हैं, सेल्फ इंप्रूव हो रही हैं, सो फाइन ट्यून हो रही हैं। बी ऑप्शन भी बेसिकली यही कह रही है, टू कैलकुलेट द एरर्स एंड एडजस्ट नेटवर्क वेट्स टू मिनिमाइज द आउटपुट एरर। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट स्मॉलर फीचर स्पेस इन न्यूरल नेटवर्क डिजाइन। यानी न्यूरल नेटवर्क डिजाइन जब हम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें एक बात की कोशिश करनी चाहिए, या हम क्यों ऐसा करते हैं कि एक जो फीचर स्पेस है उसको छोटा रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फीचर स्पेस से हमारी क्या मुराद है, ये क्या होती है। हमारे पास इनपुट्स होती हैं, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग होती है नॉर्मली, और एक आउटपुट होती है। ऐसे ही है एआई के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं जी हमने फैक्ट्स लिए हुए हैं, डेटा लिया हुआ है या इनपुट्स लिए हुए। तो फीचर स्पेस क्या हुआ कि जितने भी हमने फैक्ट्स लिए हुए हैं या इनपुट्स ली हुई है वो सारी जहां पे हमने रखी हुई है या कंसोलिडेट की हुई है या जो रेपोजिटरी है उसको हम कह रहे हैं फीचर स्पेस। यानी फीचर स्पेस इट इज द सेट ऑफ ऑल द इनपुट फीचर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा फॉर न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क में जो डेटा हमने रिप्रेजेंट करना होगा उसके लिए जो इनपुट है वो हमने किसी एक जगह रखी है, इसको हम कह रहे हैं फीचर स्पेस। तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि हमें न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करते हुए फीचर स्पेस को छोटा क्यों रखना चाहिए, इसको कम क्यों रखना चाहिए। देखिए, जितनी फीचर स्पेस बड़ी होगी इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी इनपुट आ रही है, और उतनी बड़ी इनपुट को हैंडल करने के लिए उतनी ज्यादा कंप्यूटेशन पावर चाहिए, उतना ज्यादा टाइम चाहिए, उतने ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए, और कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाए। तो कहा जाता है कि इट शुड बी कैप्ट ऑप्टिमम, यानी फीचर स्पेस है उसको आप ऑप्टिमम रखें, उसको स्मॉल रखें। तो बी ऑप्शन हमारी यही कह रही है कि टू रिड्यूस द कंप्यूटेशन टाइम एंड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्सिटी व्हाइल रिटेनिंग डिस्क्रिमिनेटिव फीचर्स। यानी हम इसको कम इसलिए रखेंगे ताकि हमारी जो कंप्यूटेशनल पावर है, जो टाइम है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है ट्रेनिंग के दौरान, जारी बात है इनपुट जितनी ज्यादा होगी हमें फिर उस हिसाब से ट्रेनिंग भी ज्यादा चाहिए होगी और ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगी। तो ये वजह है कि हम अपनी फीचर सेट को कम रखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, which of the following techniques is commonly used to measure the total error in training artificial neural networks। यानी हम अब ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो ट्रेनिंग करवाने के बाद हमने कुछ आउटपुट मिल रही है और साथ में हम आउटपुट को वैलिडेट भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एरर आ रहे हैं। उन एरर्स को हमने मेजर करना है। तो वो कौन सी टर्म है जो मेजर करती है, तो हमारी टर्म होती है मीन स्क्वेयर्ड एरर, यानी MSE। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा, ये जो हमारी ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, दिस वन, ये ब्लू लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी डिजायर्ड आउटपुट के लिए। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे पिंक डॉट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी क्या आ रही है, आउटपुट एक्चुअल आ रही है। तो डिजायर्ड हमारी जो लाइन है आउटपुट की वो तो कुछ और है,
लेकिन जो हमारी एक्चुअल आउटपुट आ रही है वो थोड़ी उससे क्या कर रही है, डिफरेंट है, वेरी कर रही है। तो असल में ये जो गैप हमें मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, इन अदर वर्ड्स यहाँ से यहाँ तक, ये जो गैप हमें मिल रहा है, इस गैप का हमने क्या निकाला है, डिफरेंस, और उसको फिर हमने क्या किया है, स्क्वायर। ठीक है, मीन हम कहते हैं दरमियान वाली लाइन को, जो ब्लू लाइन है। तो डिजायर आउटपुट जो हमारी मीन वाली है उससे एक्चुअल आउटपुट कितनी दूर है वो हम डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये हमारा एरर मेजर करने का जो ये टर्म है, ये वाली वो क्या कहलाती है, मीन स्क्वायर एरर, MSE। 41 है, the tractable problems are further divided into two types, structured and dash problems। कंप्यूटर साइंस की जो थ्योरी है उसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम्स की जो कैटेगरीज हैं वो बुनियादी तौर पे दो हैं। एक उनको हम कहते हैं ट्रैक्टेबल और दूसरे को हम कहते हैं इनट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल की डेफिनेशन या आसान तारीफ यूं की जा सकती है, ऐसी प्रॉब्लम्स या इस कैटेगरी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस नोयत की हैं कि वो एक खास वसाइल को इस्तेमाल करते हुए किसी मखसूस वक्त में हम बेहतर तरीके से उनको हल कर सकते हैं। यानी वी कैन से the tractable problems are those we can solve in a reasonable amount of time, और in other words अगर मैं टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करूं तो we can solve these problems in a polynomial time। तो these are manageable problems, we can solve within resources, within available time, within efficient amount of time। इनकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चर्ड है और एक कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर्ड क्या होती हैं, वो प्रॉब्लम्स जिनके लिए हमने सॉल्यूशंस, प्रोसेस, प्रोसीजर या रेजोल्यूशन स्टेप्स जो है वो डिफाइन किए हुए हैं, वो होती हैं स्ट्रक्चर्ड। और जिनको हमें पता नहीं होता कि ये प्रॉब्लम्स किस नौयत की हैं और उनके लिए हम कोई स्टेप्स जो है रेजोल्यूशन तक डिफाइन नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो इसमें मेरा ख्याल है काफी चीजें एड्रेस हो गई हैं, मैंने कोशिश की है। तो अब यहाँ पे आएगा हमारे पास कि जो ट्रैक्टेबल की दूसरी कैटेगरी है स्ट्रक्चर्ड के साथ, वो कौन सी हुई, फिर कॉम्प्लेक्स ही ऑप्शन। Question number 42 dash is the process of formulating the mapping from a given input to an output using fuzzy logic। ये fuzzy logic में जो इनपुट से हम आउटपुट मैप करते हैं, इस सिस्टम को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यानी इनपुट से हमें आउटपुट लेनी है ना, उनको मैप करना है कि कौन सी इनपुट के लिए कौन सी आउटपुट चाहिए। तो इनपुट से जो आउटपुट का मैप है या जो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है या सिस्टम यूज होता है उसको हम कहते हैं फजी इन्फरेंस सिस्टम, FIS। यानी हमने एक इनपुट को लेके रूल्स यूज करके और कुछ ऑपरेशन यूज करके कुछ एक आउटपुट निकाली है। इस इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए कुछ हमने इन्फरेंस की है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं फजी इन्फरेंस सिस्टम, FIS। इसकी एक शक्ल हम देखने की कोशिश करते हैं। शायद आपने हैंडआउट्स में या अपनी बुक्स में या रेफरेंस मटेरियल में, अब बड़ी कॉमन एग्जांपल है डाइनर फॉर टू, वो आपने पढ़ी होगी यकीनन। उसमें दो चीजें हैं, एक इनपुट आपकी सर्विस होती है और एक आपकी फूड है। यानी फूड भी अच्छा होना चाहिए और जिस तरह से सर्व किया जाए वो भी अच्छा होना चाहिए। और कुछ यहाँ पे रूल हैं। वो रूल्स क्या हैं जी, फॉर एग्जाम्पल अगर फूड अच्छा होगा तो कुछ इतनी हम टिप देंगे, सर्विस अच्छी होगी तो इतनी टिप देंगे, वगैरह वगैरह। ये सारे रूल्स हैं और उसके बाद फिर इनको मुख्तलिफ ऑपरेशन से गुजार के कोई एक आउटपुट निकाली गई कि ये सर्विस थी, ये फूड था, तो हमें टिप कितनी देनी है, यानी या तो 5% या मैक्सिमम 25, इसके इन बिटवीन देनी है। ये डिपेंड करता है हमारे पास इनपुट्स क्या हैं, ठीक है, और फिर रूल्स हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है, यानी इनपुट से आउटपुट तक जाने का जो ये सफर है, ये जो सिलसिला है, इसको हम क्या कहेंगे, क्या ये फजी इन्फरेंस सिस्टम, FIS। 43 है, which of the following is not a typically part of planning phase। तो हमारे पास प्लानिंग फेज होती है, उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, वो क्या हो सकती हैं, हमारे पास फिजिबिलिटी असेसमेंट होती है, हमने बात की इसके ऊपर कि हम देखते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए और ये हो भी सकता है और हमारे पास इतने वसाइल या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर हम स्केड्यूलिंग करते हैं, जिन टास्क को हमने आउटलाइन किया होता है, हमने चूंकि इनसे पहले रिक्वायरमेंट्स भी देखी होंगी कि हमें किन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है और हमारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है। और फाइनली हमें फिर देखना है कि रिसोर्स कितने चाहिए, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन, एटसेट्रा। तो ये चारों चीजें आती हैं इसके अंदर, प्लानिंग के अंदर, राइट। अलबत्ता ये कोड डिबगिंग जो है ये प्लानिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ प्लानिंग। 44 है, what was one neither these in for developing the Mycene expert system at Stanford। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, माइसिन एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया और ये डॉक्टर्स या फिजिशियन को हेल्प करता था। एक्चुअली क्या था, वहां कोई एक ब्लड डिजीज थी पर्टिकुलर और बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, और उस पर्टिकुलर डिजीज के जो फिजिशियंस थे या डॉक्टर्स थे या प्रैक्टिशनर्स थे वो बहुत कम थे।
अब ज़ाहिर बात है कि इंसान ने किसी और अगर इंसान को कुछ सिखाना है तो बहुत टाइम चाहिए ना उसके लिए, जबकि मशीन्स को ये सिखाना कदरे आसान है, क्योंकि मशीन ने डाइजेस्ट तो नहीं करना, उसने सिंपल स्टोर करना है और प्रोसेस करना है। ह्यूमंस ने डाइजेस्ट करना होता है और उनको फिर दोबारा उनको अप्लाई करना होता है। दैट रिक्वायर्स अगेन एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, रिस्टोरेशन और रिटेंशन एंड सो ऑन। तो क्या किया गया, एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए जिन्होंने फिर डॉक्टर्स के साथ या प्रैक्टिशनर्स के साथ हेल्प की, ताकि उस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को जो है या उन कंडीशंस के ऊपर वो कुछ डायग्नोस भी करें, कुछ प्रेस्क्रिप्शंस भी करें और कुछ हेल्प करें। ठीक है, सो दैट वाज द पर्पस फॉर माई सीन एक्सपर्ट सिस्टम एट Stanford University, right? So B option is correct, to provide immediate expertise in a life-threatening condition या diseases where a few human experts were available, जहाँ पे लोग या experts जो है वो बहुत थोड़े available थे। Question number 45 है, if there are multiple parts of the antecedents, apply fuzzy logic dash and resolve the antecedents to a single number between 0 and 1। यानी आपके पास एंटेसिडेंट्स जो है वो आप ज्यादा हैं, यानी इनपुट आपके पास ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या चीज यूज करेंगे, यानी या तो वो कोई डायग्नोस्टिक है, रूल्स है, कंडीशंस है, ऑपरेटर्स है, वो क्या यूज करेंगे कि आप सारे एंटेसिडेंट्स को इकट्ठा कर लें, एक नंबर में कन्वर्ट कर लें और जो कि क्या हो, 0 और 1 के दरमियान हो। ठीक है, यही हमारा मकसद होता है। हमने ये कहा हुआ है ना कि ये लाई करती है इन बिटवीन 0 और 1, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं या फजी ऑपरेटर्स होते हैं या फजी लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जिनको यूज करके हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैंने कोशिश की आपको थोड़ा सा इसको हेल्प कर सकूं विजुलाइज करने की। ये देखिएगा, हमारे पास 3 एंटीसीडेंट्स हैं और ये पहला एंटीसीडेंट देखिएगा, ये कहता है कि जी टेम्परेचर वार्म है, ये कोई एक कंडीशन है, दूसरी ये कोई और कंडीशन है और थर्ड जो है वो एक और कंडीशन है। सही है, तो इन तीनों कंडीशंस को अगर आप देखिए तो आप पहली 2 कंडीशंस को यहाँ पे ये ऑपरेटर के साथ कंबाइन किया हुआ है और इन 2 कंडीशंस को यहाँ पे फिर ये एक और ऑपरेटर के साथ यूज किया है। अलबत्ता ये है कि यहाँ मैंने कोशिश की है दिखाने की कि 2 ऑपरेटर होते हैं, एक मिन होता है और एक मैक्स होता है। मिन के केस में हम क्या करते हैं, अगर 2 इनपुट्स को हमने मिन किया हुआ तो उसमें से हमने मिनिमम इनपुट लेनी होती है, और 2 इनपुट्स को ये एंटीसीडेंट्स को हमने अगर यूज किया हुआ है मैक्स के साथ तो उसमें से जो मैक्सिमम आउटपुट है वो लेनी है। और अगेन फिर हम इन दोनों को भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, अगर मिन यूज करें तो 0.6 आएगा आंसर और मैक्स यूज करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। तो यूं अब देखते हैं 3 इनपुट्स थी, एंड पे 0.6 आएगा या फिर 0.9 आएगा, जो कि 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। तो इस सूरत में हमने क्या यूज किया है, फजी लॉजिक ऑपरेटर। 46 है, डैश लर्निंग वर्क्स ऑन एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड नॉलेज एंड डिड्यूसेस न्यू नॉलेज फ्रॉम द ओल्ड वन। यानी ये कोई एक लर्निंग है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पहले से हमारे पास पड़ा हुआ इल्म होता है उसी को हम इस्तेमाल करते हैं और कुछ नया इल्म जो है वो अखज करते हैं। तो ये लफ्ज जो अगर आप देखें ना, डिड्यूसेस, ये इससे भी आपको पता चल जाएगा ये क्या है, डिडक्शन है या फिर डिडक्टिव नॉलेज है। इंडक्शन की हमने बात की थी ना कि नई चीज बनाना, इंड्यूस करना, कोई चीज इनोवेट करना, क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। तो एग्जिस्टिंग को यूज करते हुए हमने उससे कुछ नताइज अखज किए हैं, कहीं वो अप्लाई किया है, उसकी कोई और इम्प्लीमेंटेशंस निकाली हैं, ढूंढी हैं। आसान लफ्जों में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये डिडक्टिव नॉलेज या डिडक्टिव लर्निंग। 47 है, a concept is the representation of the dash with respect to the given attributes। एक जो कॉन्सेप्ट है उसकी बुनियादी तारीफ अगर मैं देखूं एआई के अंदर तो वो ये कहती है कि हर एक प्रॉब्लम जो है वो एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम ही है जो कॉन्सेप्ट बनते हैं और उसके बाद फिर इनकी आपस में एसोसिएशंस और बाकी इनपुट्स और चीजें जो है वो आप कंसोलिडेट करते हैं या फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। सो इट्स अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। 48 है, द मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एट्रीब्यूट या फीचर इन क्लासिफाइंग द ट्रेनिंग डेटा इज कॉल्ड। यानी कोई ट्रेनिंग डेटा है उसको आपने क्लासिफाई करना है, तो उसको क्लासिफाई करने के लिए या कैटेगराइज करने के लिए जो एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा इफेक्ट होगा उसको हम कहते हैं कि ये इसका इंफॉर्मेशन गेन बहुत अच्छा है। इसको मैं दूसरे लफ्जों में कोशिश करता हूँ आसान करने की, कौन सा एट्रीब्यूट या फीचर जिसकी वजह से एंट्रोपी को या अनसर्टेनिटी को हम कम करें और उस एट्रीब्यूट के बारे में हमने जान लिया कि इसकी वजह से डेटा क्लासिफाई हम अच्छा कर सकते हैं, तो वो जो एट्रीब्यूट है उसके बारे में हमारी नॉलेज, हमारी नो हो, हमारी इंफॉर्मेशन सीकिंग, हमारा उसके बारे में जानने जिसने ही हेल्प की है कि जिसकी मदद से हमने डेटा क्लासिफाई अच्छा कर लिया है, वो क्या कहलाएगा हमारा ला या वो प्रोसेस इंफॉर्मेशन गेन।
दूसरी बात आपने ये भी याद रख लेनी है कि जितना अच्छा इंफॉर्मेशन गेन होगा, एट्रीब्यूट इज मोर यूजफुल। 49 है एक्शन इज ए डैश यूज टू चेंज स्टेट। तो इससे पहले हमने बात की है ना अभी कि हमारे पास एक क्या है, करंट स्टेट है और एक हमारे पास डिजायर्ड स्टेट है। हमारी करंट स्टेट से डिजायर्ड तक लेके कौन जा रहा है, हमें एक्शन लेके जा रहा है। तो एक्शन जो है वो एक बुनियादी चीज है। अगर इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की फॉर्म में देखूं तो एक्शन इज ए प्रेडिकेट। एक्शन एक बुनियाद है, एक्शन एक फाउंडेशन है। प्रेडिकेट मतलब फाउंडेशन, बुनियादी बुनियादी चीज आप कह सकते हैं, बेसिक चीज आप कह सकते हैं। तो एक्शन इज द बेस, एक्शन इज द फाउंडेशन। 50 है डैश डील्स विद द प्रोसीजर्स दैट एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टैटिक पिक्चर्स एंड सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। तो इसकी भी हमने कुछ थोड़ी सी बात की थी कि वो फील्ड ऑफ एआई जो कि कुछ इमेजेस के साथ काम करती है और वहां से कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो लेती है, ड्यू करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, पैटर्न मैच करती है, परसीव करती है, इंटरप्रेट करती है सारी इंफॉर्मेशन को, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर विजन या फिर सीवी। 51 है हाउ डज नॉलेज इंजीनियरिंग इन एक्सपर्ट सिस्टम डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग। तो नॉलेज इंजीनियरिंग की भी हमने बात की थी कि ये बिल्ड करती है नॉलेज को, उसके बाद फिर अपडेट करती है। यानी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से नॉलेज हमने एक्वायर कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, कैटेगराइज कर लिया, स्ट्रक्चर उसका बना लिया और उसके बाद हमने आर्काइव का अपने नॉलेज बेस में डाल दिया। एक तो ये मरला हुआ और दूसरा ये कि हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, उसको अपडेट भी कर रहे हैं। नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, नया नॉलेज हम गेन कर रहे हैं तो हम अपनी नॉलेज बेस को एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, एनहेंस करते चले जा रहे हैं, राइट। जो हमारी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग है या ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है उसमें हम क्या करते हैं, वी राइट एक सिंपल कोड और उस कोड को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो हमारी नॉलेज इंजीनियरिंग है, इट्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करती है अपने आप को और उसके बाद मॉडल भी फिर क्या करते हैं, ट्रेन होती है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी आउटपुट, उनकी ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें बेहतर होती चली जा रही हैं। और मॉडल्स क्या है, सेल्फ एडजस्टेड है, अपने आप को खुद वो इंप्रूव करते हैं, खुद एडजस्ट करते हैं। आपने शायद नाम नहीं सुना, रीइंफोर्समेंट थ्योरी होती है। मॉडल अच्छा काम करता है तो उसको पॉजिटिव इंकरेजमेंट मिलती है और मॉडल अगर कोई गलत काम करता है, बता दिया, उसकी आउटपुट अगर गलत होती है, जिसको अभी हमने कहा था एमएससी भी है, मीन स्क्वायर एरर है, तो वो एक उसको नेगेटिव पेनल्टी मिलती है और वो फिर अपने आप को फाइन ट्यून करता है, एडजस्ट करता है। ठीक है ना, थिंक अबाउट इट, ये कितने पावरफुल फिनोमेना हैं जो पीछे काम कर रहे हैं। तो ये देखिए ना, नॉलेज इंजीनियरिंग एक एक्चुअली इट्स अ वर्सटाइल फील्ड, इट्स मोर डाइवर्स, इट्स डिफरेंट इन नेचर, जो कि हमारी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से बहुत डिफरेंट है। अब ऑप्शंस देखिएगा तो बी यही कह रही है कि नॉलेज इंजीनियरिंग बिल्ड्स एंड अपडेट्स द नॉलेज बेस फॉर रीजनिंग। यानी उस नॉलेज की बेस के ऊपर उस सिस्टम ने कोई ना कोई डिडक्शन करनी है, कोई ना कोई इन्फ्रेंस करनी है, कुछ ना कुछ उसने नताइज अखज़ करने हैं, कोई ना कोई रीजन करके कोई ना कोई आउटपुट जो है वो बनानी है, देनी है। जबकि कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग क्या है, इट्स ऑल अबाउट राइटिंग सिंपल कोड्स एंड सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। Ali possesses the skills and the knowledge to solve a specific problem in a certain domain better than anybody else or his fellows. So Ali को हम क्या कहेंगे, यकीनन अली क्या है, हमारा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या डोमेन एक्सपर्ट। एनीवेज इसको जरूर देखिएगा और बाद में देखिएगा कि आपको इससे क्या समझ आएगी। ठीक है, इट्स अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। 53 dash chaining is more focused and tries to avoid exploring unnecessary paths of reasoning. यानी दो चेनिंग है ना, इन्फ्रेंस में हमने बात की, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड है। तो कौन सी चेनिंग प्रोसेस है जो कि ज्यादा क्या है, फोकस्ड भी है, इट्स मोर फोकस्ड एंड इट अवॉइड्स एक्सप्लोरिंग द अननेसेसरी पाथ फॉर रीजनिंग। तो बैकवर्ड चेन के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसी है जो कि गोल ओरिएंटेड होती है, गोल फोकस होती है, गोल ड्रिवन होती है। It starts from the goal, it starts from the hypothesis and work backward. क्वेश्चन क्या उसके लिए होगा फिर बैकवर्ड जब वो आएगी ये अप्रोच, तो वो कहेगी जी व्हाट फैक्ट्स डू आई नीड टू प्रूव दिस गोल। मुझे डेटा क्या चाहिए इस गोल को प्रूव करने के लिए, मुझे कौन से फैक्ट्स चाहिए। स्टार्ट किया हमने गोल से, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, ठीक है, राइट से हम लेफ्ट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिंपल ये कह सकता हूँ कि इट्स रेनिंग, ठीक है, ये हमारा गोल है, ये हमने पता जस्ट कर लिए। तो बैकवर्ड हम कैसे आ सकते हैं, हमें एविडेंस चाहिए होगा इसको कंफर्म करने के लिए कि हम देखेंगे बाहर बादल हैं, वेदर की फोरकास्ट हम देख लेंगे। अब देख लेंगे कि बाहर जमीन पे, फर्श पे देखें पानी पड़ा हुआ है हर तरफ, हल्का फुल्का चाहे ज्यादा हो जितना भी हो। तो ये क्या, ये मेरे फैक्ट्स हैं, ये वेदर फोरकास्ट है, क्लाउड्स हैं जो पानी में देख रहा हूँ, ये मेरे क्या फैक्ट्स हैं, नताज मैंने पहले लिए कि बारिश हो रही है। सो दिस इज बैकवर्ड, राइट।
इसको अगर आप देखें तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं बेसिकली, इस जगह से शुरू कर रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं, बैकवर्ड। तो बजाय इसके कि फॉरवर्ड में हम क्या गए थे, लेफ्ट से राइट गए थे, तो यहाँ से राइट से हम लेफ्ट आ रहे हैं। तो ये दोनों दोनों में बुनियादी फर्क है। वो क्या थी, हमने कहा था डेटा ड्रिवन है, फैक्ट्स ड्रिवन है। कौन सी, फॉरवर्ड। बैकवर्ड चेनिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है, इट्स गोल ड्रिवन, इट्स हाइपोथेसिस ड्रिवन। 54 है, which of the following command is correct for adding numbers in clips? तो clips का आपको पता है कि ये सी लैंग्वेज की इंटीग्रेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहा जाता है कि सी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। पूछा गया है इस क्लिप्स के अंदर कौन से कमांड ठीक है जब आपने नंबर्स को ऐड करना होता है। तो हमें पता है क्लिप्स ना कुछ लिस्प टाइप की जो प्रीफिक्स नोटेशन है ना उसको इस्तेमाल करता है। लिस्प एक इससे पहले लैंग्वेज थी जो कि आई की इम्प्लीमेंटेशन में यूज हुआ करती थी, LISP, राइट, लिस्प। तो ये उसी तरह की कन्वेंशन यूज करता है क्लिप्स पे, ठीक है। यानी उसमें क्या होता है, पहले हमारा ऑपरेटर आता है और उसके बाद फिर ऑपरेंड आते हैं। यानी आमतौर पे तो हम लिखते हैं 3+4 ऑर्डिनरी अरिथमेटिक में या मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे लिखा जाता है पहले ऑपरेटर, यानी ऑपरेशन परफॉर्म होना अरिथमेटिक एडिशन का, तो वो पहले आएगा और उसके बाद फिर पहला ऑपरेटर आएगा और उसके बाद फिर दूसरा ऑपरेटर आएगा स्पेस के साथ। तो वो ऑप्शन अगर हम देखें तो ये ऑप्शन डी बनती है। 55 in clips, which command is used to add a fact and which command is used to view all facts? यानी हमें क्लिप्स के अंदर एक फैक्ट ऐड करना है, यानी हमने डेटा इनपुट करना है, कोई फैक्ट हमने ऐड करना है और जो फैक्ट हमने पहले से ऐड किए हुए हैं उनको हमने व्यू भी करना है। ये दो काम करने हैं, ऐड भी करना है और व्यू भी करना है। तो कौन से कमांड हम यूज करते हैं? वी नो कि फैक्ट ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, assert, राइट। assert की कमांड होती है क्लिप्स में जो फैक्ट ऐड करती है और फैक्ट्स की कमांड होती है जो व्यू करवाती है हमें। और यूं हम देखें अगर तो हमारी पहली ऑप्शन ही करेक्ट है, assert जो है ये ऐड करेगी और फैक्ट जो है ये डिस्प्ले या व्यू कराने में हेल्प करेगी। 56 है, इन क्लिप्स डैश इज द करेक्ट कमांड टू लोड अ फाइल। अब आपने कोई पहले से फाइल क्रिएट की हुई है, उसको आपने लोड करना है, क्लिप्स के अंदर ओपन करना है, तो उसके लिए क्या कमांड होती है, लोड की। यानी आप लोड का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद फिर डबल कोट्स में उस फाइल का नाम लिखते हैं और वो फाइल लाजमी बात है .clp की होती है। तो हमारी सी ऑप्शन जो है ये इसका सिंटैक्स बिल्कुल ठीक लिखा हुआ कि लोड और उसके बाद डबल कोट्स में फाइल का नेम डॉट यानी CLP एक्सटेंशन। 57 hand clips what happens when all the parents of a rule match the facts in the fact list। इन क्लिप्स में क्या होगा जब हमारे सारे पैटर्न्स किसी भी रूल के मैच हो जाएंगे फैक्ट्स के साथ जो फैक्ट लिस्ट हमने दी हुई है या हमने क्रिएट की हुई है। तो उसका मतलब है कि वो वाले रूल्स जो मैच हो रहे हैं या पैटर्न्स मैच हो रहे हैं उनके, तो वो हम क्या करते हैं जी, हम एक्टिवेट करते हैं उन रूल्स को और एजेंडा पे हम डालते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन ये कह रही है द रूल इज एक्टिवेटेड, जिसके पैटर्न मैच हो रहे हैं और उसके बाद फिर उसको एजेंडा पे डाला जाएगा या एजेंडा में इंक्लूड किया जाएगा या उसमें शामिल किया जाएगा। 58 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट टू द लिस्ट फैक्ट्स नंबर 1 through 10। यानी हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है कौन से ठीक है, जिसमें करना क्या है कि एक लिस्ट ऑफ फैक्ट्स जो डिस्प्ले हमने करवानी है 1 से लेकर 10 तक, तो उसके लिए बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है क्लिप्स के अंदर कौन सी है। तो हम क्या लिखते हैं, यानी फैक्ट्स और उसके बाद अगर हमें कोई लिस्ट या पर्टिकुलर नंबर डिस्प्ले करने हो तो हम स्टार्ट का नंबर लिखते हैं यानी दी फर्स्ट नंबर और स्पेस देके जो फैक्ट का लास्ट नंबर होता है वो हम लिख देते हैं कि क्या बनेगा, फैक्ट और उसके बाद 1 और उसके बाद फिर 10। और ये हमारी स्टेटमेंट कौन सी बन रही है, स्टेटमेंट नंबर बी, ये सेकंड ऑप्शन के क्लिप्स। उसमें हम कैसे जाएंगे, क्या लिखेंगे, फैक्ट्स और उसके बाद स्पेस हमारा पहला नंबर, ये फैक्ट नंबर 1 जहां से हमने स्टार्ट करना है, ये स्टार्टिंग नंबर ऑफ द फैक्ट्स और कहां तक जाना है 10। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हुई। 59 है, in clips the dash command erases the contents of the working memory। आपने एक्सपर्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें 3 बुनियादी चीजें होती हैं। एक हमारे पास नॉलेज बेस होता है, एक यूजर इंटरफेस होता है और थर्ड जो होता है वो वर्किंग मेमोरी होती है। तो वर्किंग मेमोरी के जो कंटेंट हैं यानी जो कुछ इस वक्त वहां पड़ा हुआ है वो अगर हमें डिलीट करना हो, इरेज करना हो, तो हम कौन से कमांड यूज करते हैं जी, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, वेरी गुड। फोर्थ ऑप्शन है क्लियर। इन क्लिप्स में अगर हम क्लियर यूज करेंगे तो आप ये समझ लीजिए इस वर्किंग मेमोरी के जो कंटेंट्स है वो इरेज हो जाएंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। एंड आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेसेस। क्वेश्चन नंबर 60, द लास्ट क्वेश्चन। इन क्लिप्स द डैश कमांड इज यूज्ड फॉर डिबगिंग द प्रोग्राम्स। प्रोग्राम को हमने डिबग करना हो तो हम क्या कमांड यूज करते हैं,
या थोड़ा सा ट्रिक पार्ट ये है कि डीबग का कीवर्ड यूज किया हुआ है जो कि क्लिप्स में वैलिड नहीं है, वो एक सिंपल लफ्ज है, लेकिन जबकि जो सही वर्ड है वो आपने ठीक कहा है, वॉच। सो वॉच कमांड यूज की जाती है क्लिप्स में प्रोग्राम्स को डीबग करने के लिए। आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट ऑन एआई, सो कुछ मैंने कोशिश की है कि जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है ओवर द इयर्स, कुछ थोड़ी सी चीजें मैंने सीखी हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। अपनी मालूमात की हद तक, अपनी इन्फॉर्मेशन की हद तक आई जस्ट ट्राई माय बेस्ट कि मैं कुछ चीजें आपके लिए आसान कर सकूं और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं। थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट भी है, कई चीजें एब्स्ट्रैक्शन पे हैं, तो आपको थोड़ा सा इनको ना रिव्यू करना पड़ेगा। और कुछ कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, आई वुड एडवाइस कि आप वीडियो को दोबारा देखें, उनको दोबारा समझने की कोशिश करें। फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है और इसमें कुछ आपको फायदा हुआ है, कुछ चीजें आपने सीखी हैं, ये वीडियो कहाँ तक आपको हेल्प कर सकी है, जरूर बताइएगा। कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए आपकी आराम बहुत जरूरी है, मेरे लिए और बहुत कीमती हैं, तो आप अपनी फीडबैक से जरूर आगाह किया करें, मुझे इंतजार रहता है। और ढेरों दुआएं आपके लिए, आपके इम्तिहानात के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, और आपके जो ख्वाब आपके वालिदैन ने और आपने देखे हुए हैं, खुदाबंद उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करे और आपको इस काबिल करे कि आप उनके ख्वाब पूरे कर सकें, उनकी राहत और उनकी आसानी का सामान कर सकें। और इस साजिश को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको जवाब दे सकूं, आपके लिए चीज़ें कुछ और आसान करने की कोशिश कर सकूं। इंशाल्लाह फिर किसी कॉन्टेक्ट में आपसे बात होती है, तब तक के लिए इजाज़त, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।